हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात चल रही थी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 और SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सपेक्ट क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के फॉर्म में हम कैसे डील करते हैं, तो उसके लिए कुछ टर्म्स आपको बताई थी, जैसे ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, PPL क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और टर्म्स भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि कायरल कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कायरल कार्बन या इसको मैं एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकता हूँ, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम C और ऊपर स्टार लगा देंगे इसकी निशानी कि ये कार्बन जो होगा उसके लिए हम निशान लगा देंगे, दैट विल बी एसिमेट्रिक कार्बन। और इसकी निशानी क्या होगी, इसके ऊपर स्टार लगा देंगे, दैट रिप्रेजेंट कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। अब ध्यान से देखना बच्चों, कायरल कार्बन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू हाँ जी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, क्या इसकी वैलेंसी होती है, 4 होती है। तो विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, 4 डिफरेंट एटम्स या कह लो ग्रुप्स। ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप या 4 अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ा होता है ना, वो वाला कार्बन होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपका 1 सेकंड के अंदर बता देगा कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर उसमें एक कायरल कार्बन मिला आपको तो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन लिया बेटा मैंने, ये कार्बन क्या लग रहा है आपको, कायरल कार्बन हो सकता है। इसके 4 अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं आपको, 4 अलग अलग आपको बॉन्ड मिलेंगे, चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए। दिस विल बी द कायरल कार्बन, इसको स्टार से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होगा कायरल कार्बन। और अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, ध्यान से सुनना, एक कायरल कार्बन, गारंटी सिर्फ एक की होगी, एक से ज़्यादा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिर्फ एक है ना किसी में, तो वो तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक स्पेशल नोट लिखेंगे इसके बेसिस पर, एक स्पेशल नोट लिखेंगे सभी, और वो क्या लिखेंगे, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आप लिखेंगे इफ ए कंपाउंड हैव 1 कायरल कार्बन, ध्यान रखना एक कायरल कार्बन, एक से ज़्यादा तो कोई गारंटी नहीं है, एक की गारंटी है, 1 कायरल कार्बन, देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। If a compound have 1 chiral carbon, then it will be optically active compound. मुझे एक बात बताओ, आपको ऑप्टिकली एक्टिव की इससे पहले क्या डेफिनेशन बताई थी, जो PPL को रोटेट करे। तुम्हें देखने से क्या पता, देख के बता दोगे रोटेट करेगा नहीं करेगा, तो अपने पास तो थ्योरिकल क्वेश्चन आएगा ना, और वो तो प्रैक्टिकल है। उस स्पेक्ट्रोमीटर में डाल के देखा, वो रोटेट कर रहा था, उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया। लेकिन आपके सामने तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, या खुद बनाओगे, नेम होगा IPC, उसको चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो उसका एक तो ये तरीका है कि कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन जो है बेटा वो निशानी है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा, किसी कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या रहती है, ये मैंने आपको बोला भी था कि एक और डेफिनेशन करेंगे, तो वो कंडीशन की फॉर्म में कर रहे हैं, ध्यान से देखना। कंडीशन ऑफ ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव,
क्या कंडीशन होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने की? एक तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने बताया कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन सही मायने में अब है क्या, ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, और ये भी पता चलेगा कायरल कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि ऑप्टिकली एक्टिव की निशानी बन गई वो, तो ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन पता चल जाएगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो सकते हैं। तो होता क्या है, आप किसी कंपाउंड को देखो और उसकी मिरर इमेज को देखोगे, ध्यान से सुनना, कंपाउंड और उसकी क्या, मिरर इमेज, अगर वो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो, वर्डिंग एक बार ध्यान से सुनना, एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम अगर मिरर इमेज को उठा के रियल इमेज के ऊपर फिट करें और अगर ना हो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर फिट होगी एज इट इज तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। एग्जांपल देखते हैं, मान लो, ध्यान से देखना बेटा, आपके पास, हाँ चलो एक ले लेते हैं, ये एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इसको आप मिरर में देखेंगे। अच्छा, मिरर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, ध्यान देना, ये जब भी मैं बनाऊँ इस तरह से, ये मिरर है, दिस इज मिरर, ठीक है जी। मिरर में ए को देखोगे तो मिरर में इसी तरह से दिखेगा क्या, ये क्या कहते हो, ऐसे दिखेगा। अब इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर फिट करो बेटा, इसको उठा के इसके ऊपर फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल है ये, ठीक है, ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल। मान लो मैं इसको एक नाम दूं और इसको दो नाम दूं, 1 और 2 नेम दे दिए मैंने, तो 1 और 2 जो है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल है, तो सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे, सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर फिट हो गए, ठीक है। यही अगर मैं एफ की मिरर इमेज देखूं, ध्यान से देखना, एफ कुछ ऐसे देखने में लगेगा मिरर इमेज में, क्या कहते हो, और इसको अगर आप इस पे फिट करोगे तो हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। हाँ जी, यहाँ पर अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे जो 1 और 2 है वो एक दूसरे क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टार्टिंग हमने अल्फ़ाबेट से की, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया है। अगर ये जैसे ए है, ये सुपर इम्पोजेबल है और ये यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, अपने को मतलब है नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ये है कंडीशन। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी तो हम बोल देंगे कि ऑप्टिकली क्या है, ये एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। ऑब्वियसली हम कंपाउंड लेके चलेंगे, यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट है, तो ये, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कंडीशन है, कंडीशन अभी लिखेंगे, कंडीशन क्या है अभी लिखेंगे थ्योरिकल। ये तो आपको सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग बताया है, अब इसका यूज़ करके अपने को कंडीशन रखनी है, कंडीशन को राइट भी तो करना है। तो हेडिंग जो डाली है उसके बारे में लिखेंगे, इसके लिए एक बार पेज छोड़ दो, इधर लिख लो एक बार, इसके बारे में लिखो बेटा कि फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट्स रियल इमेज एंड मिरर इमेज, टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट्स रियल इमेज, मीनिंग समझ पा रहे हो सभी, रियल इमेज एंड मिरर इमेज should be non superimposable on each other, should be non superimposable, स्पेलिंग आपके सामने है, should be non superimposable on each other, this is the condition। ये अपनी कंडीशन रहेगी कि अगर यहाँ पे, तो चलो हम अल्फ़ाबेट एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट से आप इजीली समझ पा रहे होंगे, यही यहाँ पर हम कंपाउंड लेके चलेंगे, और जब कंपाउंड को चेक करेंगे और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है सबको ये? चलिए इसको जैसे आप चेक करते हैं, मान लो ये है, ये हमने कायरल कार्बन लिया था, आप इसकी क्या गारंटी क्यों ले रहे हैं इसकी कि जिसमें कायरल कार्बन वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, तो इसकी आप मिरर इमेज करते हैं, देखते हैं ये कोई कंपाउंड ही तो है बेटा, ये जो कायरल कार्बन है
ये पूरा एक कंपाउंड ही तो है। आफ्टर ऑल ये क्या है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन ही तो है, समझे। दिस इज कंपाउंड, ओपन स्ट्रक्चर बना दी तो है तो कंपाउंड ये। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। ध्यान से देखना कंपाउंड की कैसे बनानी है। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन तो ऊपर ही रहेगा ऐसे, ये इधर जो ब्रोमीन है वो इधर आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, और जो इधर Cl था वो इधर चला जाएगा। क्या ऐसे ही दिखेगा, देखो मिरर में ऐसे दिखेगा। और इसको आप इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ये क्या होगा, नो सुपर इम्पोजेबल होगा। फिट हो जाएगा क्या ये, बोलो। ब्रोमीन पे क्लोरीन आएगा, इस तरह से आएगा। समझ पा रहे हो सभी। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए श्योरिटी है, इसलिए आपको गारंटेड बता दिया कि एक कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। क्लियर है सबको, कर लिया नोटिस को। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा ये एक और बात सुनो, आप सोच रहे हो कि एक ही कंपाउंड है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में, ध्यान से देखो। आप सोच रहे हो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है, ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत फर्क आएगा। अब मैं रियलिटी बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअल में बेटा लुईस पास्चर नाम का साइंटिस्ट था जो रिस्पॉन्सिबल है इस मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट के लिए। जो हम कायरलिटी पढ़ते हैं, आगे इनेंशियोमर्स नाम आएगा, इन सब के पीछे लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, दो कंपाउंड को आमने सामने रखा, इस तरह से रखा, और दोनों को जब ऑब्जर्व किया ना तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे थे। क्या समझ पा रहे हो आप, दो कंपाउंड है, अब देखने में तो आपको सेम लग रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्टीरियो केमिकली अलग अलग हैं, दोनों में अरेंजमेंट अलग है और दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। मतलब अगर मैं बोलूँ ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि अगर कैंसर की ट्रीटमेंट करती है ना ये वाली दवाई, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैंसर को बढ़ावा देने वाली होगी। इतना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। और आप सोच रहे हो कि एक ही है, बस मिरर इमेज ही तो है। तो रियलिटी ये है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर मेडिकल इंडस्ट्री की टर्म्स में मैं बात करूं, एक अगर कैंसर से बचाएगा तो एक कैंसर बढ़ाएगा, एक कैंसर बचाने वाला ट्रीटमेंट करने वाला तो एक उसको पैदा करने वाला हो सकता है। मतलब इस तरह का डिफरेंस भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से है, लुईस पास्चर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना जो मिरर इमेज वाला हम करते हैं। समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो लुईस पास्चर जो है छोटा मोटा नाम नहीं है, लुईस पास्चर बहुत बड़ा नाम है। अरे ये जो फॉर्मूला जो आज क्या करते हैं, दूध लेके आते हैं, दूध डलवाते हैं और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के और उसको गर्म करके ठंडा रखते हैं, ये वाला फॉर्मूला लुईस पास्चर ने दिया था। उसके बाद घंटों तक दूध सही रहता है। देखा आपने घरों में, करते आ रहे इतने सालों से। थोड़ा सा पानी डाला, गर्म किया और गर्म करने के बाद उसको रख दिया और वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, अगले दिन तक भी चलता है, फटता नहीं है दूध आसानी से। तो ये फॉर्मूला भी लुईस पास्चर ने दिया था। तो कहने का मतलब लुईस पास्चर एक, अभी आप सोच रहे हो कि छोटा मोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और ये जो मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है बेटा उन्हीं के द्वारा दिया गया है। फिर और भी साइंटिस्ट है, फिर उन स्टडी की और उसके बाद अपने पास बहुत कुछ है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। इसी तरह की एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी मिरर इमेज बनाओगे। ये बताओ सुपर इम्पोजेबल होगी या नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो क्या लगता है आपको क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव है।
ठीक है जी। अच्छा आप ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इनको बोलते क्या हैं। ये दोनों आइसोमर्स जो हैं, अच्छा आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर्स समझते हो ना, आइसोमर्स हैं और मिरर इमेज है एक दूसरे की। क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझना, क्योंकि अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे इंटरलेटेड हैं, सारे की सारे इंटरलेटेड। अगर एक समझ लिया तो सारा का सारा आप सीक्वेंस में समझ लोगे, पूरा पूरा सीक्वेंस इनका। ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स का पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है उनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपको करनी है, दैट इज एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। एनेंशियोमर्स कैसे बोलोगे इसको, एनेंशियोमर्स। तो उसी से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड ही चलता जाएगा बेटा। ध्यान से देखना, इसकी डेफिनेशन लिखना, इट इज द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इट इज द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर। It is the pair of optical isomers which are mirror image to each other. Mirror images होती है एक दूसरे की। क्लियर है क्या, एनेंशियोमर्स होता है। ठीक है, अब आप देख के बेटा डेक्स्ट्रोलीवो तो नहीं बता पाओगे। डेक्स्ट्रोलीवो सुना है ना, व्हाट इज डेक्स्ट्रोरेटरी कंपाउंड, विच अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कुछ रिवाइज करने के लिए, अच्छा टाइम मिल गया था आपको, तो उसमें रिवाइज जरूर आई होप कर लिया होगा। तो डेक्स्ट्रोरेटरी कंपाउंड क्या था, विच रोटेट पीपीएल इन राइट साइड और यू कैन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और डेक्स्ट्रोरेटरी क्या उल्टा क्या था, लीवोरोटेटरी। और लीवोरोटेटरी क्या होगा, जो लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। डेक्स्ट्रोरेटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से, और लीवोरोटेटरी को स्मॉल एल या, हाँ। अब ये देख के तो नहीं बता सकते भैया डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। मान लो ये डेक्स्ट्रो था, मान लेते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम करें बेटा, डेक्स्ट्रो लीवो में से कुछ तो होगा ये, तो अपने को देख के तो पता नहीं चलेगा, अपनी तरफ से एज्यूम कर लो ये डेक्स्ट्रो है। हाँ, इतना कंफर्म है कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, लीवो होगी। समझ पा रहे हो आप। तो अगर ये राइट साइड रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये कंफर्म है। तो अपनी तरफ से अपन ने एज्यूम कर लिया कि लेट अस से कि ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा। हमारी बात समझ में। तो ये जो डी और एल एक दूसरे की मिरर इमेज है, इनके पेयर को क्या बोला गया है, एनेंशियोमर्स। हाँ जी, डी और एल के पेयर को क्या बोला गया है, एनेंशियोमर्स, जो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। बात समझ में आ रही है आपको। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, बस इस सीक्वेंस में लास्ट डेफिनेशन है बेटा। मैं एक मिक्सचर ले रहा हूँ, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक मिक्सचर लिया मैंने, जिसमें मैंने 2 एनेंशियोमर्स लिए, फिफ्टी फिफ्टी, मतलब हाफ हाफ, 2 इक्वल अमाउंट में, इक्विमोलर बोल देते हैं, इक्विमोलर अमाउंट के अंदर। ठीक है, 50-50% मैंने 2 एनेंशियोमर्स लिए, और इस मिक्सचर को मैं बोलूँगा DL, इकट्ठा लिख दूंगा ना, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा क्या होगा, लीवो। दोनों की अमाउंट सेम है। ठीक है, एक मिक्सचर बनाया मैंने जिसमें मैंने एनेंशियोमर्स लिए और उन दोनों की अमाउंट जो है सेम रखी। तो क्या लगता है, अगर एक बेटा राइट साइड घुमाएगा, एक अगर राइट साइड घुमाएगा, राइट हैंड साइड, दूसरा कहाँ घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे एक बात बताओ कि ओवरऑल कोई रोटेशन आएगी? दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो ओवरऑल देयर इज नो रोटेशन। हाँ जी, ध्यान से सुनना, ओवरऑल देयर इज नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं होगी। और अगर ऐसा है तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना, रेसमिक मिक्सचर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेसमिक मिक्सचर। हाँ जी, नेक्स्ट जो डेफिनेशन अपनी इसी सीक्वेंस के अंदर वो है रेसमिक मिक्सचर।
तो आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ two enantiomers of same amount। थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए आप इट इज द मिक्सचर लिखा था ना, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर, इससे भी लिख सकते हो और इफेक्टिव बन जाएगा। इक्विमोलर से पता चल जाएगा दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो स्टार्टिंग आपने की थी ना, इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर, इतना कर लो एडिट, तो थोड़ा और इफेक्टिव बन जाएगा। तो हैविंग सेम अमाउंट लिख लिया आपने, हैविंग सेम अमाउंट, ठीक है। तो दो अगर इनेंशियोमर से लेके चल रहे हो, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, बोलोगे रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय डीएल सिंबल। डीएल को इकट्ठा दिखाते हैं ऐसे, प्लस माइनस को इकट्ठा दिखा दिया, या डीएल को डीएल कह दिया, या फिर ऐसे कह दिया बेटा प्लस माइनस, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय डीएल और प्लस माइनस, ऐसे कहीं ये इस तरह से सिंबल मिल जाए ना, समझ लेना रेसिमिक मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। क्लियर है सबको? रेसिमिक मिक्सचर को इस तरह से डिनोट किया जाता है, डीएल से कर देंगे या प्लस माइनस इकट्ठा दिखा देंगे। क्लियर अभी आपको? बोलो। तो दो इनेंशियोमर्स हैं। अच्छा, जो ये बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस भी होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसिमिक मिक्सचर रेसिमाइजेशन बोला जाता है। इसी के अंदर लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज, और वो पॉइंट अपना रोटेशन वाला एक नोट की फॉर्म में लिख लो, एक्सप्रेशन नोट की फॉर्म में, क्योंकि इसमें दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं, तो एक दूसरे की रोटेशन को क्या कर देंगे बेटे, वो कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो ओवरऑल कोई रोटेशन आएगी नहीं। कोई रोटेशन नहीं आएगी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा। तो आप लिखेंगे रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्पेशल नोट में ये लिख लो। और बात समझ में आई क्यों बोला ऐसा? हाँ जी, इस स्टेटमेंट का मीनिंग पता चला आपको? इसके पीछे का कारण क्यों लिख रहे हैं ऐसा? मैंने तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखवाई है कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब इसका रीजन अगर ध्यान से सुना है तो अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना कि भैया एक डेक्स्ट्रो एक क्या है, लीवो है, तो दोनों की कंपनसेशन हो जाएगी, कैंसल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल देयर इज नो रोटेशन एंड दैट्स व्हाई रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझे क्या? क्लियर है क्या सबको? बोलो। ठीक है। हाँ जी, ये टर्म्स आपको क्लियर हो रही है? देखो, कल वाली टर्म्स में कुछ और टर्म्स हमने ऐड की। क्या? कायरल कार्बन क्या होता है? अच्छा, एक और बात सुन लो बेटा, ये जो ये आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल रहे हैं ना, इसको कायरल कंपाउंड भी बोल सकते हो। अब कायरल के बारे में पता तो चल ही गया आपको। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आप कायरल कंपाउंड भी बोल सकते हो, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का दूसरा नाम कायरल कंपाउंड भी होता है, कायरल कंपाउंड। और ये प्रॉपर्टी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी कि जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, इस प्रॉपर्टी का नाम कायरलिटी भी होता है। ये आपस में छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है बच्चों। अगर मीनिंग क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रैमिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। कायरलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे बात समझ में, ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस।
जो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हम बोल रहे हैं, रियल इमेज और मिरर इमेज एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल होती है, तो कायरल कंपाउंड वाली, कायरल कार्बन वाली जो प्रॉपर्टी रहती है उसको क्या बोला जाता है? इस प्रॉपर्टी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? कायरलिटी। ठीक है, तो कायरलिटी है, कायरल कंपाउंड है, कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, फिर एनेंशियोमर्स है, रेसिमिक मिक्सचर है, ये सारे के सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्लियर है सबको? क्या बोलो? एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। आपके सामने मैंने 4 कंपाउंड्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला सबका क्या है? सबका सेम है क्या? देखो फॉर्मूला सबका सेम है, स्टीरियो केमिकली अलग अलग बस मेंशन किया है, फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज़ अलग, उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपको कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स के पेयर्स सिलेक्ट करो, तो क्या आप सिलेक्ट कर पाओगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या हिसाब है अभी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ अलग होनी चाहिए। तो इसमें आपको फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ और सेकंड फोर्थ, इस तरह के पेयर अगर बनाओगे, ये सारे क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टीज अलग अलग। आ रही बात समझ में आपको? ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या मीनिंग है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो ये सारे, कोई भी 2 पेयर उठा लो किसी के भी, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पहला चौथा, दूसरा चौथा, कोई भी आप पेयर उठा लो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा और स्ट्रक्चर अलग मिलेगी। है कि नहीं ऐसा? तो ये वाला पेयर क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स का। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एनेंशियोमर्स आप सिलेक्ट करके बताओ, तो एनेंशियोमर्स के कौन से पेयर होंगे? एनेंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या डिफरेंस था? एनेंशियोमर्स में एक कंडीशन लगती है कि वो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? मिरर इमेज होना जरूरी है। तो ऐसा कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा चौथा। और किसी को भी सिलेक्ट करोगे एक दूसरे की मिरर इमेज थोड़ी है वो। तो आप इसमें कौन से पेयर उठाओगे बेटा एनेंशियोमर्स के? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी कि किस तरह से आप चेक करते हो एनेंशियोमर के पेयर को और ऑप्टिकल आइसोमर्स के पेयर को। ध्यान से दोबारा से डेफिनेशन पढ़ना और फिर इनको अच्छे से देखना, एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये ऐसे क्यों हमने उठाए हैं पेयर। इस ऊपर वाले में फर्स्ट 4 भी तो आ सकता है। तो लगभग मैंने काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी इसके अंदर। ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो कोई भी 2 पेयर उठाओ आप, बस उनका स्ट्रक्चर जो अलग अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। लेकिन एनेंशियोमर्स में तो हम वही उठाएंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्लियर है सबको? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स, इनके बारे में था। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नोट कर लिया आपने? तो इस स्टीरियो केमिस्ट्री का अभी तक अपना वो टॉपिक रहता है कि इस स्टीरियो केमिस्ट्री का इतनी सारी बातें जो हमने की, हमने इतने चर्चा की है इसके बारे में, इसका SN1 और SN2 के साथ क्या लेना देना है, इस ऑप्टिकल रोटेशन का, इस स्टीरियो केमिस्ट्री का SN1 एंड SN2 के साथ क्या लेना देना है, वो अपने को अब डिस्कस करना है। सो हम इसके एंडिंग वाले पोर्शन में जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, चेक वेदर
2-chlorobutane is optically active or inactive. ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आप, अब तक का जो बताया उसके बेस पे ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो. यू हैव टू चेक 2-chlorobutane ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है. ऑप्टिकली एक्टिविटी की आपको कंडीशन वगैरह बता दी है, उसके हिसाब से आप चेक करेंगे. क्लियर है? कर लिया नोट इसको? आगे बढ़ते हैं. स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. तो फाइनली हम SN1 और SN2 की तरफ जा रहे हैं, और ये अपने इस जो फर्स्ट प्रॉपर्टी चल रही थी केमिकल रिएक्शन, कौन सी चल रही थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका एंडिंग वाला पोर्शन है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो चल रही थी उसके एंडिंग में जा रहे हैं हम, ठीक है. एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस फर्स्ट केमिकल रिएक्शन. तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2 के अंदर क्या डिफरेंस है और SN1 SN2 का क्या रिलेशन है इसके साथ, ध्यान से देखें. तो इसके लिए आपको दो टर्म्स करनी है. SN1 और SN2 के रिगार्डिंग देयर आर टू टर्म्स यूज्ड. फर्स्ट इज रिटेंशन. काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है. रिटेंशन. रिटेंशन किसको बोलते हैं बेटा? रिटेंशन मतलब रिटेन होना, रिटेन करना, मतलब उसी तरह से एक स्ट्रक्चर है तो उसी तरह से रिटेन, उसमें कोई चेंज नहीं आया ना. तो रिटेंशन का मतलब उसी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. तो आप लिखेंगे इसके अंदर, इफ देयर इज नो चेंज इन configuration if there is no change in configuration with respect to asymmetric carbon, if there is no change in configuration with respect to asymmetric carbon after chemical reaction, then it is known as retention. Then it is known as retention. If there is no change in configuration with respect to asymmetric carbon after chemical reaction, then it is known as retention. इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल ने रिटेंशन को एक्वायर किया है. और इसका जस्ट ऑपोजिट आप राइट करोगे बच्चों, और उसको बोला जाता है इन्वर्जन. तो जस्ट आपको क्या करना है, इफ देयर इज चेंज इन, नो कट कर दो, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो. इफ देयर इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू एसिमेट्रिक कार्बन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, देन इट इज नोन एज इन्वर्जन. एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना.
एक सिंपल सी इस तरह से रिएक्शन लिख रहे हैं। मैंने दो रिएक्शंस लिखी है आपके सामने। इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। एक में मैंने फ्रंट अटैक करवाया और एक में मैं बैक अटैक करवा रहा हूँ। फ्रंट अटैक और एक में मैं बैक अटैक करवा रहा हूँ। आप रिएक्शन लिखने के तरीके से देख पा रहे हो फ्रंट अटैक हो रहा है कि बैक अटैक हो रहा है? कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इस वाले कार्बन पे जहां पे बेटा ये हेलोजन लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले कार्बन पे ये जब बॉन्ड टूटा यहीं Cl की जगह OH आके लग गया। इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज दिखाई दे रहा है आपको? जैसे ये CH3CH2 था वैसा का वैसा रहा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वही, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि इसने रिटेन करके रखा अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये जो है रिटेंशन की एग्जांपल बन जाएगी। इसको बोल देंगे बेटा रिटेंशन हो गया। लेकिन इसको अगर देख रहे हो आप बेटा, इसमें आपको बैक अटैक करवाना है। बैक अटैक आएगा तो पीछे से वार होगा, और पीछे से वार होगा तो जो Cl के साथ ये जो कार्बन है इसके साथ जो जुड़ा है वो ऐसे पलट जाएगा, इधर से इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब समझ गए आप? इधर था तो इधर पलट जाएगा, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। आ रही बात समझ में? ये जो न्यूक्लियोफाइल है पीछे से अटैक करेगा, तूफान की तरह आएगा और इसको पलट देगा एकदम से। और बाय द वे इसको वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। कहीं ये नाम आ जाए तो कभी कंफ्यूज हो जाओ, वेल्डन इन्वर्जन इसी का नाम है बेटा। आपको खुद को करना तो इन्वर्जन ही लिखिए, बट अगर वेल्डन इन्वर्जन नाम आ जाए साइंटिस्ट के नाम पर, वेल्डन इन्वर्जन आ जाए तो इसी का नाम है, इन्वर्जन का ही दूसरा नाम है वेल्डन इन्वर्जन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है? इसको आपको बता दो बेटा, इन्वर्जन को ना बेटा, इन्वर्जन को अम्ब्रेला से कंपेयर किया गया है। बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो होती है, अगर आपने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, जो छतरी है वो जब तूफान आता, बहुत ज़्यादा तगड़ा तूफान आ गया तो वो पलट ही जाती है एकदम से, वो इधर होके ऊपर निकल जाती है, ऐसे हो जाती है ना, एकदम से फोल्ड हो जाती है एकदम से। वैसा का वैसा फिनोमिना इसके अंदर कि पीछे से वार हुआ और वो पलट गया ऐसे। तो वेल्डन इन्वर्जन वहीं से लिया गया है, उसका रेफरेंस यही है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को याद रख लेना, इन्वर्जन समझ में आ जाएगा। क्या इमेजिन कर पा रहे हो अम्ब्रेला की एग्जांपल? जब तूफान आता है तो बेटा अम्ब्रेला ऐसे पलट नहीं जाती, पहले मान लो इस तरह से थी, वो ऐसे पलट के इधर हो जाएगी। समझे? लग नहीं रहे ना इनमें? ये लो, अब सही है, ठीक है? और जब तूफान आएगा तो ऐसे पलट जाएगी, तो उसको क्या बोल देंगे? इन्वर्जन। तो वेल्डन इन्वर्जन उसी से रेफरेंस लेके दिया गया है, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग वाइंड चलेगी तो वो पलट जाती है। तो वैसे कुछ ही इसके अंदर हो रहा है, इन्वर्जन में भी इसी तरह से हो रहा है। अरे बात समझ में आपको? इसको आप एक कॉमन सी एग्जांपल एक और लेके चलते हैं, जनरल एग्जांपल से और कंपेयर कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर पलट जाए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन तो इन्वर्जन है, सेम रहे कॉन्फ़िगरेशन तो रिटेंशन है। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा। एक्चुअल में ये एग्जांपल तो ठीक थी, लेकिन ये इसमें ना अपन एसिमेट्रिक कार्बन नहीं लिया। अगर ध्यान दिया हो तो आपने, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था इसमें। एसिमेट्रिक कार्बन तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है? ये कायरल कार्बन है क्या? दो हाइड्रोजन लगे ना, सेम सेम है, उसके तो चारों बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए। तो अगर प्रॉपर एग्जांपल लेनी है एसिमेट्रिक कार्बन के साथ तो हम ये एग्जांपल लेंगे। ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखना बेटा, इधर ध्यान से देखो। मान लो ये एक्स है, जो एक्स नाम का कोई भी ग्रुप है,
इसको मैंने हटाना है y से। y इसके ऊपर अटैक कर रहा है बेटा, ध्यान से देखना। y नाम का कोई ग्रुप अटैक कर रहा है और y दो तरीके से अटैक कर रहा है मान लो, ठीक है जी, दो तरीके से अटैक करेगा। एक करता है मान लो फ्रंट अटैक और एक करता है बैक अटैक। मतलब जहां x लगा है एक तो उसके सामने से आ रहा है और जहां x लगा उसके पीछे से आ रहा है, ठीक है ना, दो अटैक हो रहा है। तो जब वो सामने से आएगा बेटा, x को हटा देगा उसकी जगह लग जाएगा। तो क्या आप ये रिलेट कर पाओगे कि इसी तरह से बनाएगा? x की जगह जस्ट क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, बाकी वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। दिस इज फ्रंट अटैक। समझ पा रहे हो क्या? और अगर ये पीछे से वार करेगा मतलब इधर से करेगा, इधर से करेगा, फ्रंट अटैक इधर से और बैक अटैक इधर से। ये मैं आपको बता चुका हूँ फ्रंट अटैक और बैक अटैक का मीनिंग क्या था। अगर ये बेटा इधर से करे बैक अटैक करेगा ना, तो जुड़ तो जाएगा, ये y जुड़ जाएगा, लेकिन ये पलट देगा कॉन्फ़िगरेशन को। ये जो CH3 उधर था इधर आ जाएगा और ये x जो है इधर लगा था तो उसकी जगह y इधर लग जाएगा। देख के समझ आ रहा है आपको? क्या ये देख के समझ आ रहा है कि रिटेंशन कहाँ हो रहा है और इन्वर्जन कहाँ हो रहा है? मुझे बताओ बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ। A और B मैंने नाम दिए, कौन सा रिटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। B क्या है? रिटेंशन। और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटा ये इन्वर्जन हो गया और ये रिटेंशन हो गया। और अगर बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, मैं इन दोनों का मिक्सचर कर दूं, A और B का, रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या कहते हो? रेशमिक मिक्सचर। A और B दोनों को मिला दूं, दोनों का मिक्सचर बना दिया, दिस विल रिप्रेजेंट रेशमिक मिक्सचर। क्योंकि एक कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो हो तो दूसरा लीवो होगा ना। अरे क्लियर है ये? तो ये रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा दोनों, जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको ये? अब रिटेंशन और इन्वर्जन का SN1 और SN2 के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे इसको, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने SN1 SN2 के साथ ही जोड़ना था। और उसी के रिगार्डिंग आपने दो डेफिनेशन पढ़ी, कौन सी? रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अब मुझे आप बताओ बेटा, ध्यान से देखना। SN1 में मुझे एक बात बताओ, SN1 में और SN2 में जो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस करवाए थे उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ आपसे। SN1 और SN2 में SN2 के अंदर कौन सा अटैक होता है, फ्रंट अटैक या बैक अटैक या दोनों? SN2 में, अभी मैं सीक्वेंस में नहीं पूछ रहा हूँ ना, इसलिए गड़बड़। पहले सर ने पहले तो SN1 का ही पूछना है ना। SN2 में फ्रंट अटैक होगा, बैक अटैक होगा या दोनों होंगे? बैक अटैक होगा। तो सिर्फ इसमें बैक अटैक होगा। तो SN2 में क्या लगता है आपको, रिटेंशन होना चाहिए, इन्वर्जन होना चाहिए? इन्वर्जन होना चाहिए। बैक अटैक होगा ना सिर्फ, तो क्या होना चाहिए? इन्वर्जन। तो SN2 के अंदर याद रखेंगे, SN2 के अंदर इन्वर्जन टेक प्लेस, ओनली इन्वर्जन टेक प्लेस। समझ गए ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अगेन ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। SN2 में सिर्फ इन्वर्जन टेक प्लेस करेगी बिकॉज न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से अटैक करेगा, तो सिर्फ इन्वर्जन टेक प्लेस करेगी। अब आते हैं SN1 में। बताओ भी, SN1 में फ्रंट अटैक होता है, बैक अटैक होता है या दोनों पॉसिबल हैं? दोनों पॉसिबल हैं। तो क्या उसमें रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा या दोनों होगा? दोनों हो जाएंगे यार, ये बात समझ में। तो इसमें बेटा बोथ रिटेंशन as well as inversion take place। और जहां ये दोनों टेक प्लेस हो वहां पे रेशमिक मिक्सचर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो इसी में आप SN1 वाली लाइन में लिख लेंगे, सो चांसेस ऑफ रेसमिक मिक्सचर आर हाई इन SN1। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर के चांसेस जो रहेंगे, रेसमाइजेशन के जो चांसेस रहेंगे वो हाई रहते हैं SN1 में, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। सारी बात समझ में क्लियर है सबको? हाँ जी, दोनों के दोनों हो सकते हैं, तो रेसमिक मिक्सचर के चांसेस रहते हैं हाई, बनने के चांसेस रहते हैं हाई इसके अंदर SN1 में। जबकि SN2 में सिर्फ क्या होगा, इन्वर्जन होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, इसमें बैक अटैक करेगा। बैक अटैक करेगा तो सिर्फ क्या आएगा, इन्वर्जन होगा। जबकि SN1 में क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्लियर है सबको ये? सो दिस इज अबाउट द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2। अब आपको SN1 और SN2 में एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया है, किसमें भाई रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं और इसमें सिर्फ इन्वर्जन हो सकता है। तो जहां हमने पहली बार SN1 SN2 के अंदर डिफरेंस किया था, उसमें ये पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक और जुड़ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो है क्लियर होगी होंगी। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसको रिटेन कर पाओगे। आपकी रिटेंशन तभी हो पाएगी जब आप इसको जाके रिवाइज करोगे। समझ में आ रही बात? नहीं तो इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे एंड दैट विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, टिल देन यू हैव टू कीप लर्निंग। ठीक है, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।